इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं अल इल्मु मिस्बाहुल अक़ल, इल्म जो है, नॉलेज जो है, वो लैम्प है, एक चिराग है अक़ल के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे शबनम और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। तो हमेशा की तरह जैसा हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहता है, वैसे ही आज का भी प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल सर। तो जानते हैं इनसे आज हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ के हवाले से। और सर, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका हमारा रेडियो द्रास 90.4 एफएम स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सर जानेंगे आपका इंट्रो हम, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जी, सबसे पहले रेडियो द्रास 90.4 एफएम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आज, ताकि आपके ज़रिए जो है द्रास के कम्युनिटी तक कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो पहुंचा पाऊँ। बिल्कुल सर। इंट्रोडक्शन के लिए, मैं बेसिकली करगिचू गांव से हूँ और इनिशियल मेरा एजुकेशन शुरुआत में वो करगिचू से ही हुआ है। फिर उसके बाद वालिद साहब बॉम्बे में थे तो बॉम्बे में शिफ्ट हुआ। 1-2 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर करगिल शिफ्ट होना पड़ा कुछ रीज़न्स के वजह से। तो फिर मेरा एडमिशन जो है वो सुरू वैली पब्लिक स्कूल, जो करगिल का फर्स्ट प्राइवेट स्कूल है, 1986 में वहाँ पर एडमिशन हुआ। तकरीबन 10 मंथ्स मैंने वहाँ पर शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और उसके बाद फिर वापस से मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। उसके बाद जो है सारा एजुकेशन केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरा मुंबई में रहा और 2002 में मैं शिफ्ट हुआ वापस से करगिल और 2003 से लेकर 2006 तक मैंने एज अ लेक्चरर इन कॉमर्स हायर सेकेंडरी बॉयज़ और गर्ल्स में काम किया, जहाँ पर कॉमर्स जो है वो तकरीबन एग्जिस्ट नहीं करता था बिल्कुल सर हमारे जी। डिस्ट्रिक्ट में। तो कॉमर्स का एक बैच स्टार्ट हुआ और काफ़ी कामयाब रहा। 2006 में 1 साल के लिए मैं एज अ टीचर भी मैंने काम किया है करगिल के अंदर। जनरल लाइन टीचर में मेरा सिलेक्शन हुआ। 301 पोस्ट थे, उसमें सीरियल नंबर 1 पर था मैं। और 2007 में मैं हायर एजुकेशन में अपॉइंट हुआ एज अ, उस वक्त लेक्चरर होते थे, लेक्चरर इन कॉमर्स, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं हम। जी बिल्कुल। और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी किश्तवाड़ में थी और 2.5 साल मैंने किश्तवाड़ में दिया। फिर उसके बाद मैं करगिल में 2010 में ट्रांसफ़र हुआ। कॉमर्स स्ट्रीम करगिल में शुरू करने के लिए कोशिश की, पोस्ट सैंक्शन हुए। तो 2010 से लेकर 2019 तक मैं डिग्री कॉलेज करगिल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया और बहुत सारे कमिटीज़ का मैं कन्वेनर रहा वहाँ पर। मीनवाइल 2013 से 2019 तक मैं नोडल ऑफिसर रहा डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर का। और डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर सिंस इट्स इंसेप्शन से लेकर 2023 तक ये मेरे कमांड में रहा। मैं उसका डीडीओ रहा। 10 इयर्स तक मैं डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर का डीडीओ रहा और 2019 के बाद मुझे इंचार्ज प्रिंसिपल भेजा गया डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर में। तो 4 साल मैंने डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर में दिया और जो कुछ मुझसे बन सकता था मैंने डिग्री कॉलेज ज़ांस्कर में कंट्रीब्यूट किया। आज लोग वहाँ पर जाते हैं तो एतराफ़ करते हैं कि इस कॉलेज को काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से, फैसिलिटीज़ के ताल्लुक़ से बहुत ही बेहतरीन कॉलेज बनाया गया है। जी फिर 2023 में मैं वापस एज ए फैकल्टी डिग्री कॉलेज करगिल में ट्रांसफ़र हुआ और 2 साल मैं वापस से एज ए फैकल्टी कॉमर्स मैंने काम किया वहाँ पर और साथ साथ मैं IQAC वगैरह जो है वो मैं हैंडल करता था। और रिसेंटली 1 जुलाई 2025 को मैंने एज ए प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज द्रास ज्वाइन किया है। तो तकरीबन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो 3 साल तक मैं इस कॉलेज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा आप लोग सबके ताउन से। जी और उम्मीद ये है कि द्रास के लोग जो है अपना भरपूर ताउन देंगे, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक कम्युनिटी की पहचान होती है, ख़ास करके हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बिल्कुल सर। सर तो ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ।
तो इंशाल्लाह ज़रूरत महसूस होगी तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जी, तो जैसे कि आपने कहा पर्सपेक्टिव के बारे में हमने सुना, तो जब भी यहाँ पे कोई एज ए न्यू अपॉइंट होते हैं या आप अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छे चेयर पे बैठे हुए हैं, तो जब आप यहाँ द्रास आए तो क्या विजन रहता है सर आपको इस कॉलेज को लेके? क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी हमें बदलाव देखने को मिला, लेकिन जब आप जैसे लोग इस सिस्टम को चलाते हैं तो आपका क्या विजन रहता है सर? द्रास जो है वो ख़ास करके मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। जी। रेगुलरली हम द्रास आते रहते हैं और द्रास से हमारे ख़ुद के ताल्लुकात भी है। हमारे फैमिली के भी बहुत सारे ताल्लुकात रहे हैं। तो एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन के लिए हर एक आदमी का अपना एक विज़न होता है। जी बिल्कुल। और जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होता है तब जाके आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से फुलफ़िल करूँगा और कितना इसको मेरिटोरियस तरीके से मैं इसको एकम्प्लिश करूँगा। जी बिल्कुल। तो जैसे द्रास आप जानते हैं, सबसे प्लस पॉइंट द्रास का ये है कि द्रास कॉलेज में लैंड की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है। द्रास वालों ने उस वक़्त जो है वो 1200 कनाल कॉलेज के लिए मुख्तस किया है, जो एक बड़ा जो है एसेट माना जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। क्योंकि जब आपके पास लैंड होता है तभी आपके पास एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव बनता है। तो मैं जब से आया हूँ द्रास कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो इन प्रोग्रेस है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत ही जल्दी हैंड ओवर होने वाले हैं। कहीं कहीं पर कुछ कमियां भी है, लेकिन मैंने देखा जैसे हमारा साइंस का लेबॉर्ट्री ब्लॉक है, हमारा गर्ल्स का हॉस्टल ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एकेडमिक ब्लॉक है, ये क्वालिटी और मटेरियल के हिसाब से एट पार पे है। अच्छा स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। क्योंकि 1200 कनाल का कैंपस है, इसलिए चैलेंजेस के साथ साथ स्कोप भी है इसके अंदर। चैलेंजेस ये है कि एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि कॉलेज लेवल पे आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एनरोलमेंट इतना होता नहीं है। तो एक जगह से दूसरे जगह पे एक्सेस करना जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए भी चैलेंजिंग दिखाई देता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें बैठ के काम करना पड़ेगा। लैंडस्केपिंग का जो है वो DPR पेंडिंग है, इसको मुझे रेस करना है। और प्रिंसिपल का स्टाफ क्वार्टर का भी एक DPR अवेटेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू द एनरोलमेंट, मतलब कोई ये सोच नहीं सकता है कि कॉलेज के पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जहाँ जहाँ पर कोई शॉर्ट कमिंग्स है, कमी है, उसको बेहतर किया जाए और जो चीज़ प्रोग्रेस में है उसकी क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। तो ये मेरी कोशिश होगी। नए प्रोजेक्ट्स मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसमें आप अभी हमारे बॉटनी के जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इम्तियाज़ साहब, रिसर्च में उनका बड़ा कैलिबर है और मतलब इंटरनेशनल पेपर्स उनके बहुत ज़्यादा पब्लिश हुए। मैंने उनको ये कहा है कि हम, क्योंकि द्रास जो है मेडिसिनल प्लांट के लिए काफ़ी एक ओपन फील्ड है, तो हमारा एक कोशिश ये होगा कि हम आयुष के साथ हो या ऐसे बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं, और मेडिसिनल प्लांट जो है वो बहुत ही थ्राइविंग इंडस्ट्री बन रहा है हमारे कंट्री में भी और फॉरेन में भी। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड है, तो इस तरह के मेडिसिनल प्लांट के ऊपर हम एक फील्ड हम क्रिएट करना चाहेंगे जहाँ पर कल कोई रिसर्चर्स आता है। क्योंकि आपको अगर इसमें कोई आइडिया होगा तो मेडिसिनल प्लांट के कलेक्शन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मिनिस्ट्री से परमिशन भी ज़रूरत होती है, और अगर आपने परमिशन बगैर जो है कुछ कलेक्शन किया है, रिसर्च किया है, तो पब्लिश करने के लिए जर्नल जो है आपसे परमिशन सीख करते हैं। तो अगर हम पूरा एक फील्ड जो है उनके लिए क्रिएट किया जाए, सारे डिफरेंट जो हमारे रीजन में मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, उसकी हम एक नर्सरी बोले या आप एक जो भी टर्मिनोलॉजी बॉटनी वाले इस्तेमाल करते हैं, वो अगर हम क्रिएट कर पाएंगे कॉलेज में, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही जगह पर चीज़ें अवेलेबल भी होगा, और साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसके वजह से हम
बहुत सारे रिसर्चर्स को, बहुत सारे एकेडमिशियंस को, बहुत सारे साइंटिस्ट को जो है वो कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो जब कॉलेज में विज़िट करना शुरू करेंगे तो ओवरऑल कॉलेज का डेवलपमेंट भी होगा बिल्कुल और ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स का एक अच्छा एक्सपोजर और उनको एक अच्छे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम्म। तो ये पर्सपेक्टिव में हम काम कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ था, हमने देखा हमारे यहाँ पर स्किल कोर्सेस, क्योंकि आज स्किलिंग इंडिया का ज़माना है जी बिल्कुल। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है स्किल के ऊपर। जी जी। और ये माना जा रहा है कि जो भी कंट्रीज़ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनमें स्किल हैंड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उनके जीडीपी में। जैसे हम लद्दाख की बात करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर हमारे पास इतने ज़्यादा स्किल फोर्स हमें मिलता नहीं है। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हमारे हायर एजुकेशन में स्टार्ट हुआ है और माना ये जाता है कि शायद कर्नाटका स्टेट के बाद जो है यूटी लद्दाख वो यूटी है या स्टेट है जहाँ पर स्किल को हायर एजुकेशन के साथ सिंक्रोनाइज किया है, जोड़ा गया है। तो अभी हमारे पास दो स्किल है, एक है पिकल मेकिंग टेक्नीशियन का कोर्स है, दूसरा है हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग गाइड का कोर्स है। ये दो कोर्स आपके डिग्री कॉलेज करगिल में द्रास में चल रहे हैं। अच्छा, स्किलिंग का इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे कोर्सेज जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल से सर्टिफाइड है। लद्दाख में तकरीबन 16 स्किल कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें करगिल कॉलेज में तकरीबन 4-5 स्किल कोर्सेज चल रहे हैं और द्रास में 2 स्किल कोर्सेज है। ज़ांस्कर में भी हैंड एम्ब्रॉयडरी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये है कि क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ख़ास करके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, यूटी गवर्नमेंट बनने के बाद फंडिंग जो है बहुत लिबरल हुआ है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए कॉलेजेस में। तो अब सिर्फ अगर हम इन फैसिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट रखें हमारे स्टूडेंट्स तक ही, तो शायद ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अंडर यूटिलाइज रहेगा। जैसे आप कहेंगे लाइब्रेरी में हमारे पास 9,000 प्लस बुक्स है, नया लाइब्रेरी ब्लॉक अभी तो इसका प्लान में नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम एक बहुत ही एक्सटेंसिव लाइब्रेरी जो है वो विद इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो या एकेडमिक ब्लॉक हो, कहीं पर भी हम लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे ये लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट के साथ साथ हम पब्लिक के लिए भी एक्सेस देने का इरादा रखते हैं। 1-2 महीने के बाद इंशाल्लाह हम शिफ्ट हो रहे अपने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस में, तो वहाँ पर हम एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जिम्नेज़म का एक मेजर कंसर्न है हमारे द्रास के अंदर। यूथ्स जो है आज बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। अभी मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा इसको हमारे पॉडकास्ट को बोरिंग नहीं करने के लिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि रादर देन गोइंग फॉर 6 पैक्स इट्स बेटर टू गो फॉर 6 कार्स, बिकॉज द गर्ल वुड प्रिफर टू हैव 6 कार्स रादर देन 6 पैक्स। तो इस तरह की बातें होती है कि बहुत ज़्यादा खैर क्रेज़ आ गया है यूथ में, बहुत अच्छी बात है, हेल्थ कॉन्शियस है आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड से अट्रैक्ट होके। तो उस तरह की भी फैसिलिटीज़ हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स के बहुत सारे फैसिलिटीज़, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें शायद कॉलेजेस में जम्मू एंड कश्मीर में, मुझे नेशनल लेवल पे तो पता नहीं है, फर्स्ट कॉलेज होगा जहाँ पर बच्चों के लिए 2-2 स्नूकर टेबल्स मैंने ज़ास्कर कॉलेज में इंस्टॉल किए थे, अराउंड 3,50,000 का ईच। तो उस वक्त पैसे आ रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई जो ज़रूरत है। तो एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी विज़िट किए उन्होंने कॉलेज में, उन्होंने पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा सर ये स्नूकर है, बच्चे इस पे खेलते हैं। तो कहा इसका कॉलेज में क्या काम है। तो मैंने उनको बताया सर हमारे यहाँ पर ज़ास्कर में 2 क्लब्स हैं जहाँ पर ये स्नूकर होता है और वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, बैटिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो, और वहाँ पर मैगी है, आपका चाय है, सिगरेट है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक कंजम्पशन वहाँ पर होता है। तो उस सोशल एवल जगह से हमने उसको एक एकेडमिक के साथ जोड़ दिया है, ताकि एक बच्चा जो है अगर खेलना भी चाहे तो उसको ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो उस तरह का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कॉलेज में कम है
और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बहुत जगह पर आपको दिखाई नहीं देते, ख़ास करके सब डिवीज़न लेवल पे। तो वो फैसिलिटीज़ भी हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम जब मैंने देखा हमारा जो लैब है पिकल मेकिंग का, तो स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था हमारे एक्स सेक्रेटरी की तरफ से। तो मैंने देखा कि वो स्किलिंग से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, हाई एंड मशीनरीज है वहाँ पर। कम से कम मुझे लगता है कि 25 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है वहाँ। और उसका मिनिमम क्वांटिटी आपको अगर अचार बनाना है तो एटलीस्ट 25 kg से वो स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम तो जो है सर वो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन रेस हो रहा है कि जैसे स्किल प्रोग्राम्स तो हम आप लोग करा ही रहे जी। लेकिन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट उसमें क्या रहता है? क्या स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन चीज़ों में? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत नई नई राइट। होती अब हम जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको चॉइस देते हैं स्किल में, इन दो स्किल में से कोई स्किल आप ऑप्ट करो। तो तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं उनके लिए स्किल कंपलसरी है। उनको 4 क्रेडिट्स जो है वो स्किल का भी मिलता है और साथ साथ में एसएससी जो है सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से असेसमेंट भी होता है, उनका एग्जामिनेशन भी होता है और उनको सर्टिफाई किया जाता है। और वो सर्टिफिकेट की वैल्यू है, ये आपका नेशनल लेवल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वैल्यू है। तो अब हमने देखा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है। अब हम सिर्फ स्टूडेंट्स को पिकल मेकिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको अचार बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन हम उनको अचार बेचने के काम पे नहीं लगा सकते। क्योंकि वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं कॉलेज में, उनके पास एक स्किल उनके हाथ में आना चाहिए और 4 सेमेस्टर तक ये स्किल चलता है। साथ साथ में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से भी इसके क्रेडिट्स मिलते हैं और सर्टिफिकेशन जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से होता है। तो ये दोनों एडवांटेजेस हैं और वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ ये स्किल सीख रहे हैं, स्किलफुल हो रहे हैं। कल वो इसी स्किल के ज़रिए अपने लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या रोज़गार वगैरह जो है वो हासिल कर सकता है या कर सकती है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि अगर आपको मिनिमम 25 kgs का वहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए तो आप बार बार ट्रेनिंग देने के लिए 25 kgs प्रोक्योर करना, और स्टूडेंट जो है वो बर्डन उठा नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज के लिए भी एक डिफ़िकल्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन उसका उससे ज़्यादा है। और साथ साथ में ये नहीं है कि ये सिर्फ पिकल मेकिंग का प्रोडक्शन यूनिट है, आप इस यूनिट में दूसरी चीज़ें भी आप बना सकते हैं। आप जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, आप क्रीम्स वगैरह जो है, मुरब्बा वगैरह, यही मशीन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि इस स्किल सेक्टर को वाइब्रेंट बनाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको आज अनाउंस कर लूँ आपके ज़रिए, 10 अगस्त से 3 वीक्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है हमारे कॉलेज के अंदर। और वहाँ स्टूडेंट्स तो अपना ट्रेनिंग लेते हैं, हम एक फिजिबल टाइम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे का हमारे जो टेक्नीशियन है, इंस्ट्रक्टर है, वो बाकायदा 2 हफ्ते तक हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे। उसमें कोई भी यूथ, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, या इवन होम मेकर्स जो होते हैं घरों में, हमारे माएँ बहनें जो कुछ घर की देखभाल करते हैं, तो साथ साथ में वो ये चाहते हैं कि मैं इस स्किल को सीखूं। हालांकि हमारे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में हर कोई अचार बनाना जानता है, जी बिल्कुल। लेकिन अचार को उस तरह से बनाना कि आप उसको मार्केट कर पाए, उसके सारे पैरामीटर्स है। आपको FSSAI का सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको क्वालिटी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, मार्केटिंग है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा ये जो 3 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसके अंदर आपको जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो पिकल मेकिंग का है, बल्कि साथ साथ में डिफरेंट इनोवेटिव पिकल रेसिपीज़, मतलब अचार जो है उसको और ज़्यादा इनोवेटिव आप किस तरह से कर सकते हैं। सेफ्टी और फूड हाइजीन के सारे पैरामीटर्स की ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग टेक्निक्स वगैरह है। और साथ साथ में जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहे या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कहे, उसके बारे में भी उनको ट्रेन किया जाएगा। तो इसमें हमारे बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं। अगर आप देखेंगे एंटरप्राइजिंग लद्दाख, इनका 3 डेज़ का इसमें सॉफ्ट स्किल वाला पार्ट होगा,
कि आप इस स्किल के साथ एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, आप अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोज़गार के मौके कैसे पैदा कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी होगा पार्टिसिपेट करने वालों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि द्रास से बेम्बट बोले आप या द्रास बाज़ार से कॉलेज थोड़ा सा दूरी पे है, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। हम फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देंगे उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारा लद्दाख स्किल जो डेवलपमेंट मिशन है वो कोलैबोरेट कर रहा है हमारे साथ, इंटरप्राइजिंग लद्दाख कर रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। SBI हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, JNK बैंक हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये लोग आपको ये ट्रेनिंग देंगे या ये आपको बताएंगे कि कल आपको ये स्किल के बेसिस के ऊपर कोई एक स्टार्टअप करना है तो बैंक्स, इंडस्ट्रीज़, एंटरप्राइजिंग लद्दाख जो है या FSSAI जो है वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनका जैसे आपके पास कोई सब्सिडाइज्ड लोन स्कीम है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर रिलीज़ तक जो एक हैंड होल्डिंग होता है या एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास स्किल है लेकिन उनको पता है ये नहीं है कि ये स्किल होते हुए है मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरह से ग्रो कर सकता हूँ, मुझे फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से मुझे सीड मनी आएगा, कहाँ से मुझे कोई सब्सिडी वाला कंपोनेंट होगा, UT गवर्नमेंट के कितने स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने स्कीम्स है, SMEs के कितने स्कीम्स है, स्मॉल और माइक्रो जो एंटरप्राइजेस है उनके बहुत सारे स्कीम्स है। तो इसके बारे में भी हम पूरी तरह से जो है वो उनको ओरिएंटेशन देंगे। और जैसे आप जानते हैं रेडियो द्रास है, हमारे यहाँ पर गुलिस्तान है और द्रास ऑनलाइन है, ये हमारे मीडिया पार्टनर है। तो हमें उम्मीद है कि वो इस प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 हफ्ते का अगर कामयाब रहता है, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, सिर्फ 30 का एक बैच बनेगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस और मेरिट के हिसाब से थोड़ा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए ताकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो बेहतर तरीके से समझे। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है तो हम इसको एक रेगुलर फीचर बनाएंगे, हर 2 महीने में इस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड और ट्रैकिंग वाला जो है आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि द्रास जो है वो एक टूरिज़म सेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। ख़ास करके द्रास के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, स्कोप है, हमारे लद्दाख में दूसरे जगहों पर नहीं है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा ग्रीन जो है वो पेस्चर है, हमारे पास नेशनल प्राइड के बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं और इस पूरे सरहदों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ बख्शा है। तो एक तो हमारा एक नेशनलिज्म और नेशनल प्राइड का एक सिंबल है जो हमारा द्रास है। जब आप सब जानते हैं सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है और दूसरे इलाकों के मुकाबले में आने वाले टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि विंटर स्पोर्ट्स के ताल्लुक़ से या विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के ताल्लुक़ से द्रास में बहुत ज़्यादा जो है वो स्कोप अवेलेबल है। क्योंकि इंशाल्लाह अगले साल तक तो हम देखेंगे कि जोजिला टनल भी जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर स्नो का रिटेंशन जो है वो उसका पीरियड बहुत ही लॉन्ग है। हम देखते हैं सोनामर्ग में बर्फ़ नहीं होता तो टूरिस्ट जो है वो थोड़ा सा आगे आते हैं, गुमरी तक आते हैं। कल गुमरी में भी बर्फ़ नहीं होगा या 0 पॉइंट पे भी नहीं होगा। तो इस तरह से जब ये ओपन होगा, एक्सेसिबल होगा टूरिस्ट के लिए, तो इंडियन टूरिस्ट ही नहीं इवन फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन आप कहेंगे या आप इसको टूरिज़म के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन या बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वो द्रास दिखाई दे रहा है। तो हाई एल्टीट्यूड एंड ट्रैकिंग गाइड का जो ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पर चलता है, अभी हम इसको कम्युनिटी के एक्सेस के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत था। कुछ इसमें टूल्स और इक्विपमेंट्स की कमी है, वो हम जल्दी पूरा कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स 28 स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जो है वो सोनामर्ग में माउंटेनियरिंग जो एक विंग है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ कोलैबोरेट करके 3-4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रख रहे हैं। तो उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी हम
आने वाले टाइम में शुरुआत करेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा थोड़ा सा द्रास को लेके एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के कुछ ट्रेनिंग और स्किल प्रोग्राम्स जो है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बताऊं, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी एक डिमांड रहा था कि कंप्यूटर्स हमारे पास है लेकिन कोई कोर्स नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। उनकी बात मुझे बहुत ही वाजिब लगा कि जब आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। और गवर्नमेंट जो है वो इतना हमें फंडिंग करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो सारे रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हो। तो मैं कल ही डायरेक्टर नाइलेट के साथ डिस्कस कर रहा था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सुरुवैली में भी नाइलेट का कोर्स शुरू किया है। जो मैं स्कूल की बात कर रहा था, मैं लास्ट 7 ईयर से वहाँ पर चेयरमैन हूँ। तो द्रास तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत ही जल्दी ओ लेवल का एक प्रोग्राम जो है वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो तकरीबन 4 सेमेस्टर तक चलेगा और हर सेमेस्टर में जो है वो 120 आवर्स का कोर्स होगा। तो हमारे बच्चे जो है वो स्किल कोर्स को भी पढ़ेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड, और वो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो भी हम बाहर जो इंटरेस्टेड यूथ्स है, जो कॉलेजेस में नहीं है या दूसरे सर्विसेज में जो इन्वॉल्व है, वो भी चाहेंगे तो हम उसको प्रोग्राम को उनके लिए भी ओपन करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये होगा कि बहुत ही जल्दी जो बच्चे कॉलेज नहीं आ सकते हैं किसी भी रीज़न के वजह से, या हमारे बहुत सारे जो है वो ख़ास करके वुमेन जो है वो मैरिजेस के बाद जो है वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाते। बहुत सारे लोग अलग अलग सर्विसेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपने एजुकेशन को आगे परसीव नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पर डिफेंस का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उनके लिए भी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और बहुत ही जल्दी इग्नू स्टडी सेंटर जो है वो हम द्रास कॉलेज में स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के वजह से कॉलेज का कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ एक लिंक बनेगा, एक कनेक्शन बनेगा। और कुछ प्रोग्राम्स जो है वो कार्ड पे है, लेकिन जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस होगा इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रिए हम लोगों तक इनको पहुंचाते रहेंगे। तो इस सब में सर मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद पड़ा कि एक बच्चे के लिए करियर काउंसलिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बच्चा होता है, एक फील्ड में होता है, पेरेंट्स का इसमें कितना अहम रोल रहता है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं इस बच्चे ने ये किया तो आपको भी डेफिनेटली वही करना है, नेबर के बच्चे ने वो किया तो वही चीज़ करनी है। तो इसमें आप एक स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि करियर काउंसलिंग का होना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पहले तो हमारे यहाँ करियर गाइड है नहीं। जी बिल्कुल। अब मैं कॉमर्स का हूँ तो मैं स्टूडेंट के सामने कॉमर्स को बहुत अच्छा दिखाता हूँ। बिल्कुल। अब करियर काउंसलिंग का जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो ख़ुद एक फॉल्टी सिस्टम है, क्योंकि आप करियर काउंसलिंग नहीं कर रहे, आप करियर के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पास एक्सेसिबिलिटी है, वो नेट पे बैठ के गूगल के ज़रिए जो है वो सारे करियर और उसके इन्फॉर्मेशन वो देख सकता है, आपको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। करियर काउंसलिंग एक्चुअल जो एस्पेक्ट है वो इससे डिफरेंट है। करियर काउंसलर का काम ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। करियर काउंसलर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, इसको आप एक एग्जांपल से भी मैं समझा सकता हूँ कि जैसे आपको बीमारी होगी, कोई तकलीफ़ है, पेट में दर्द है, आप दुनिया के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सामने आप बैठ जाए, लेकिन अपनी ज़बान बंद रखें और उसको कहे कि मैं बीमार हूँ, आप मेरा इलाज करो, तो दुनिया का कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो आपका इलाज नहीं कर सकता है जब तक आप उसको अपनी हिस्ट्री या अपना पेन जो है, अपनी तकलीफ़ जो है उसके बारे में उसको रिवील नहीं करोगे। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए खुद पेशेंट है। उसके बाद अगर उसको चीज़ें समझ में नहीं आता तो फिर एक डायग्नोस्टिक का सिस्टम होता है, वो कहता है आप ये टेस्ट करो, उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि आपके लिए क्या प्रिस्क्राइब करना है। अब यही चीज़ जो है वो करियर काउंसलर का काम है। आप सिर्फ बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चे की परेशानी क्या है, बच्चे की तकलीफ़ क्या है, बच्चे का चाहत क्या है, बच्चे का कैलिबर क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है,
कोई भी चीज़ आप उसके बारे में जानते नहीं हो और उसको आप सीधा कहते हो कि बेटा डॉक्टर बन जा, जी। बेटा इंजीनियर बन जा, या आप एक आईएएस बन जाओ, या आप एक प्रोफेसर बन जाओ, या आप एक लेक्चरर बन जाओ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चा पहले अपने आप को रिवील करे, वो अपनी तकलीफ़ें बताए, मेरे वीकनेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ मुझे इंटरेस्ट है, कहाँ कहाँ मुझे स्ट्रेंथ है, और मैं ख़ुद जो है अपने लिए क्या ड्रीम देख रहा हूँ। उस ज़माने में, उस उम्र में बच्चे जो है वो सिर्फ सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। अब हर ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि इमेच्योर ड्रीम होते हैं। बिल्कुल। बस किसी को देख लिया, अच्छा लगा, तो लोग उसी चीज़ के पीछे फॉलो जाते हैं। करते, बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल है जिसके बारे में पहले तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर ख़ास करके द्रास स्पेसिफिक हम कहेंगे, पुराने टाइम से हम देख रहे हैं कि द्रास के लोग जो है वो डिफेंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी अग्निवीर का स्कीम चल रहा है, फिर आपका लद्दाख स्कॉट है वगैरह। लेकिन उनको ये देखना है कि इससे हायर लेवल के बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें हमारे बच्चे जो है वो परसीव नहीं करते हैं। घर में अर्निंग्स के लिए इमीडिएटली आफ्टर 10 या आफ्टर 12 जो है आप एक सिपाही बनकर डिफेंस में जाते हैं। लेकिन एक बच्चा जो है बहुत ही कैलिबर है, उसको इंटरेस्टेड है, तो वो एनडीए के ज़रिए डिफेंस में एंट्री कर सकता है, वो ऑफिसर लेवल के रैंक में जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह हम उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सीडीएस है, क्या है, कमीशन डिफेंस सर्विसेज है। तो वो ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर है। ग्रेजुएट करने के बाद बच्चा जो है उन एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करके ऑफिसर रैंक के ऊपर जा सकता है। तो उसके अलावा भी जैसे हम करगिल में देखते हैं, कॉलेजेस में इनरोलमेंट कम है, लेकिन हम देखते हैं कि नर्सिंग में डिस्ट्रिक्ट करगिल में एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूट है, दूसरा जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहा है। इन दोनों को मिला के तकरीबन 600 प्लस गर्ल्स जो है या बॉयज़ दोनों मिला के, गर्ल्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है उसमें, तो वो नर्सिंग कर रहे हैं। अब नर्सिंग आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री में कितने लोग जा रहे हैं। कल आपके लिए एवेन्यूज़ या अपॉर्चुनिटीज़ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उस जगह पे आप ऐसे एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि जहाँ पर अभी किसी भी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, कोई उस चीज़ों की तरफ देख नहीं रहा है। अब नर्सिंग जो है ख़ुद एक सैचुरेशन स्टेज पे आ गया, तो हमें मेडिकल में ही सही बहुत सारे दूसरे कोर्सेस हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स है। आज मैं बदकिस्मती से मुझे लेट पहुंचा वो डॉक्यूमेंट, JKSS का एक स्कॉलरशिप स्कीम है, और उसके अंदर जब मैं कोर्स देख रहा था, ये 100% फ्री है, आपको रेसिडेंस फ्री है, आपको इंस्टीट्यूट का फ़ीस फ्री है। अब मैं इनसे बात करूँगा कि अगर कुछ हफ्ता 10 दिन के लिए इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखेंगे जहाँ पर लोगों को इस स्कीम के बारे में हम बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, एकेडमिक्स में बहुत सारे स्कोप है। तो इस तरह से एक बच्चे को ये नहीं है कि पहले ज़माने में होता था कि मेरी सहेली जो है वो साइंस पढ़ रही है तो मुझे भी साइंस में जाना है। मैं भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ब्राइट स्टूडेंट था। मैंने तो 8th के बाद डायरेक्टली 10th का एग्ज़ाम दिया, 9th तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने स्किप कर दिया 1 साल अपना बचाने के लिए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं साइंस पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे साइंस में वो इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने अपने लिए कॉमर्स एक स्ट्रीम चुना, कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और उसके बाद मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स है। मैं द्रास कॉलेज में देखता हूँ कि कॉमर्स के कोई स्टूडेंट्स नहीं है। हालांकि मैं कॉमर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट 2003 से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। कहीं मुझे मुश्किल से कोई बच्चा मिलता है जो मेरा कॉमर्स मैंने जिसको पढ़ाया है और वो अनएम्प्लॉयड हो। कहीं ना कहीं वो अपने आप को किसी न किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेता है। बिल्कुल। तो इस तरह से आपको किसी के पास बैठना पड़ेगा, वो जो जानते हो उनके पास देखना पड़ेगा। आप ख़ुद इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कैन कर सकते हैं। आज आपके मोबाइल पे सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं, लेकिन साथ साथ में आपका एप्टीट्यूड क्या है,
आपका पोटेंशियल क्या है, कैपेबिलिटी क्या इंटरेस्ट है, है, उसका बिल्कुल। भी एक असेसमेंट होना ज़रूरी है, ताकि उस बेसिस के ऊपर आप अपना करियर का चॉइस बनाएं। जी। तो सर जैसे आपने कहा कि यहाँ पे करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन साथ में मैं कहूँगी जैसे कि आपने कहा कि एक अगर नर्सिंग कर रहा है तो दूसरा भी नर्सिंग करेगा, तीसरा भी नर्सिंग करेगा, एक अगर साइंस स्ट्रीम में जा रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहा है, तो ऐसे लाइन बनता है, एक फ्रेंड कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है सर इसका कि जो ये अभी हमारा आप चेंज चलते आ जैसे रहा है? आपका एग्जाम्पल है जैसे नर्सिंग, हाँ जी। अब आप देखिए नर्सिंग में एक बीएससी नर्सिंग भी होता है। अब बीएससी नर्सिंग किया हुआ बच्चा आपके ये 1 साल और 2 साल के नर्सिंग के लिए आप उसको compete नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एम्स बीएससी एमएससी नर्सिंग कराता है, जी। आपका स्किम्स जो है वो बीएससी एमएससी नर्सिंग नर्सिंग कराता करवाते है, हैं, और बिल्कुल। एमएससी नर्सिंग तो इवन एमबीबीएस के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो किसी भी आप करियर के अंदर जाएंगे तो उस करियर के अंदर पहले तो आपको ये देखना है कि एक्सेल करना है उसमें, पूरे एक झुंड के साथ अगर आप उसी तरह से निकलते हो तो आपके लिए कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं नहीं होगी, होगा। बिल्कुल सर। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप देखते हैं। सबसे पहले लोगों के जहन में ये आता है कि इजीली हमें इसके ज़रिए जॉब मिलेगा, जो मिल नहीं रहा है। पहले मिलता था, अब नहीं पहले मिल रहा मिलता है। था, अब नहीं मिल रहा है। जैसे एक ज़माना था, मैं करगिल कॉलेज में 1 साल में मैंने देखा कि 300+ स्टूडेंट्स ने अपना जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा था वो रखा था इंग्लिश, उर्दू और एजुकेशन। एजुकेशन। इंग्लिश, उर्दू, अरबिक और एजुकेशन। इंग्लिश तो कंपलसरी था, तो लैंग्वेजेस में उन्होंने उर्दू और अरबिक रखा था और उसके साथ एजुकेशन का सब्जेक्ट रखा था। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, 350 से ज़्यादा बच्चे। अच्छा, कहाँ से है ये बच्चे? मैक्सिमम जो है एक ही इलाके से है। तो मैंने सोचा कि भाई ये क्यों इतने सब्जेक्ट में इसकी तरफ जा रहा है, अरबिक पढ़ने के लिए, और उर्दू 2 लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश तो कंपलसरी है, फिर उसके बाद एक एजुकेशन रह जाता है, तो आप कल एकेडमिक्स में आगे कैसे जाओगे? तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर एक क्रेज़ आ गया था कि हम ख़ास करके लड़कियों में वो बीपीएड या बीपीएस वगैरह के कोर्सेज के लिए जा रहे थे, यहाँ पर खाली एनरोलमेंट नाम का, ताकि साथ साथ में ग्रेजुएशन भी उनको मिले। तो अब उन सब ने किया है, लेकिन आज उनका कोई एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ पर एक लिमिटेड स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। गवर्नमेंट हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। मुझे लगता है कि अभी जो 2025-26 होगा, 800+ जो है वो DSSRB के पोस्ट होंगे। उसके बाद क्या, अब कितने पोस्ट कितने टाइम में वेकेट होता है और उसका रिक्रूटमेंट होता है, तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑप्शन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑप्शन बना हुआ है आज। अच्छा, दूसरे जगह पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अगर हमारे बच्चे के अंदर पोटेंशियल हो तो वो बेटर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी अर्निंग हो सकता है, उसका इनकम हो सकता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप वापस से स्किल के बारे में बात करते हैं, तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है स्किल हैंड जो बाहर से आते हैं। हमारे यहाँ पर स्किल हैंड अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल सर। तो हम जो कमाते हैं उनको पे करते हैं और वो अपना जो है वो ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, उनके घर बनते हैं, उनके एसेट्स बनते हैं, रिसोर्सेज बनते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे बार्बर है, नाई है, आप मटाइन से लेकर आप करगिल डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव तक जाएंगे, हमारा यहाँ का एक भी बार्बर आपको नहीं मिलेगा, नाई नहीं मिलेगा। इस प्रोफेशन को हमने कभी अपनाया ही नहीं। पहले ज़माने में 1-2 होते थे, लेकिन हमने कभी इसको अपनाया नहीं है। आप देखेंगे सबसे इमीडिएट कैश अर्निंग वाला एक इंडस्ट्री है ये, और मेरे हिसाब से तो ऑन एन एवरेज अगर इसको हम थोड़ा सा इंडस्ट्री एस्पेक्ट से देखेंगे तो मैं तो ये एस्टिमेट करता हूँ कि करगिल डिस्ट्रिक्ट बोलो या लेह डिस्ट्रिक्ट बोलो, इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ये सैलून वाली इंडस्ट्री है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्निंग है और इमीडिएट अर्निंग है, कैश अर्निंग है। आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना नहीं है और आपको इमीडिएटली कैश अवेलेबल हो जाता है। किसी भी नाई के पास आज तक तो हमने सुना नहीं है कि किसी ने अपना दाढ़ी या बाल कटवाया हो, वो भी उधार में।
जी। तो ये एक इंडस्ट्री था, एक अच्छा बिजनेस था, लेकिन हमने अपने आप को उससे दूर किया। उसी तरह से आप बहुत सारे स्किल हैंड्स है, हालांकि मतलब पैगंबर के बारे में बताया जाता है कि कोई हुनरमंद शख्स मिलता तो पैगंबर उनके हाथ को चूमते थे। वो कहते थे कि इस हाथ में हुनर हुनर है, बिल्कुल। इस हाथ में स्किल है। तो जितना इल्म की अहमियत है उतना ही स्किल की अहमियत है। तो आने वाले टाइम में हमारे पेरेंट्स को भी ये समझना है कि एक बच्चे को सेल्फ सस्टेंट करने के लिए, वो अपने पैरों पे खड़े हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट उसके लिए एवेन्यू नहीं है। बाकी स्किल सेक्टर में भी अगर वो एक्सेल करता है तो वो सिर्फ खुद नहीं कमाएगा, बल्कि उसके यहाँ पर बहुत सारे लोग रोज़गार हासिल करेंगे। बिल्कुल सर। तो इसी तरह कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लगता है ख़त्म हो सकती है अगर सारे ही पड़ जाएंगे इसके पीछे कि मैं जॉब के लिए बैठूं, तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, है ना। स्किल बहुत होना आखिर में जरूरी एक इम्पॉर्टेंट है, कल मैं कुछ दिन पहले एक पढ़ रहा था, बहुत अच्छा पोस्ट था वो, कि 75% रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड जो है वो एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने अपना कुछ किया है। उसके बाद 12% जो है वो इन्वेस्टर्स है, जो दूसरे जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं और उससे अपना प्रॉफिट लेते हैं या आमदनी हासिल करते हैं। और उसी तरह से आपके एथलीट्स के बारे में था, कुछ 4% है। फिर आपके जो दूसरे सेक्टर्स में, इस तरह करके लास्ट में मैंने देखा 100% ख़त्म होता है। फिर लास्ट में रिचेस्ट पीपल के उसमें 0% के सामने लिखा हुआ है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी वो मुलाजिम होता जी है। बिल्कुल। या आप मुलाजिम जो है वो कभी भी अमीर नहीं बन नहीं सकते हो हो। सकता। मेरे हिसाब से तो आज के ज़माने में तो सिर्फ मुलाजिम मकरूज होता है, उसके पास शायद सेविंग होना मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसा एक इंडस्ट्री देखो, और आपके सामने एग्जाम्पल्स है। बहुत ही कम टाइम में लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में गए, और आज उनके इनकम और उनके रिसोर्सेस को देख के मैं ख़ुद हैरान हो जाता हूँ। कभी कभी तो मुझे भी एक तरह से एक पशेमानी होता है कि काश मैं मुलाजिमत से अच्छा किसी और सेक्टर में काम किया हुआ होता है। खैर, हर किसी का अपना अपना किस्मत है। ये जुर्रत की बात है। हम मुलाजिम में हिम्मत और जुर्रत थोड़ा कम था, इसलिए हम मुलाजिम बने। जिस में जुर्रत होगा, हिम्मत होगा, जिसमें एडवेंचरिज्म होगा, जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगा, वो इस तरह के फील्ड में जाएंगे और वो एक्सेल करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ आज का इंटरेक्शन। तो लास्ट में जो मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू हमारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को? मैसेज यही है कि आज एआई का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है। ख़ास करके मैं यूथ को कहता हूँ कि अगर आपको सोसाइटी में एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जीना है, एक रिस्पेक्टेबल वाली ज़िंदगी जीना है, अभी एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है, वो एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि एक माशरे में अपनी एक हैसियत रखने के लिए आपके पास एजुकेशन होना ज़रूरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल इल्मु मिस्बाहुल अक़ल, इल्म जो है, नॉलेज जो है, वो लैम्प है, एक चिराग है अक़ल के लिए। नॉलेज इज़ अ लैम्प ऑफ इंटेलेक्ट। तो आपके अक़ल को बेहतर रास्ते पे लगाने के लिए, बेहतर रुख में, बेहतर डायरेक्शन में डालने के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, ज़िंदगी में हर वक्त इल्म हासिल करते रहे, क्योंकि जितनी इल्म की अहमियत ख़ास करके कुरान और अहले बैत ने और पैगंबर ने जो है वो बयान किया है, शायद कहीं पर बयान नहीं हुआ है। तो सिलसिला जो है वो जारी रखे। आप बहुत ही जल्दी जो है वो नाउमीद ना हो, कोशिश करते रहे किसी भी फॉर्म से, चाहे आप डायरेक्ट मोड से करना चाहते हैं, चाहे आप डिस्टेंट मोड से करना चाहते हैं। और आज तो हमारा NEP जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप एक साथ दो डिग्री कर सकते हैं, एक ऑनलाइन डिग्री, एक ऑफलाइन डिग्री कर सकते हैं, दो ऑनलाइन डिग्री आप एक साथ हासिल कर सकते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। कभी आप दूसरी आखिरी बात को जो है मैं ख़त्म करता हूँ, इस्नैन ला यश्तायान, इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहुत खूबसूरत हदीस है
कि दो लोग जो है वो कभी भी मुतमईन नहीं होते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। पहला वाला है तालिबुल माल, जो माल के पीछे जाता है, दुनिया के पीछे जाता है, दौलत के पीछे जाता है। हिर्स उसे कभी भी मुतमईन नहीं करता है, जितना भी उसके पास हो उसे कम लगता है। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जीडीसी द्रास के प्रिंसिपल, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज यहाँ पे मुलाकात करके, आपसे बातें करके। तो ऐसे ही मज़ेदार प्रोग्राम्स हम आप लोगों तक और भी ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ रेडियो द्रास 90.4 FM के साथ। यहाँ लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।